तो स्वागत है आपका। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा नज़दीक है और सिलेबस को हम आपके समक्ष कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस की बाई वन सारी रचनाएं हम देख रहे हैं। हमने लगभग सारी रचनाओं को टच कर दिया है। एक या दो रचनाएं आपकी ऐसी है जो छूट गई हो तो भी हम उन रचनाओं को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक नाटक है ना। ये पूरा का पूरा हमने नाटक ही डाउनलोड कर लिया है, राजपाल ग्रंथ से संपादित है ये। तो इसमें एक वार्निंग दी हुई है कि यह नाटक मंचन करने तथा आंशिक या संपूर्ण रूप से उद्धृत करने के लिए निम्नलिखित पते पर पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब ये कॉपीराइट की है ना। संस्करण ISBN नंबर सब कुछ है, दिल्ली में ये छपा हुआ है। दो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, पात्र भी दिए हुए हैं। तो पहले आप इन दो शब्दों को पढ़ लीजिए। हिंदी नाटक मंचन की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुच्युत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियाँ ही हमारे सामने हैं, परंतु न हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उन रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। यह हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएँ राजकीय अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहाँ तहाँ बनवा दी जाए, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंग की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाट्य प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थन अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। यह संभव है, यह नाटक उन संभावना की खोज में कुछ योग दे सके। बसंत यानी ऋतु का वर्णन 1958 में है ना। मोहन राकेश जी जो कह रहे हैं वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं आपके। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पश्चात की देन है, हमने इसमें नया कुछ भी नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी जो नाटक मंचन करने और प्रस्तुत करने की भावना है वो पाश्चात्य से कहीं भिन्न है और हमारा उद्देश्य भी कहीं भिन्न है। तो लेखक कह रहे हैं कि शायद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। बड़े बड़े नाटक वाचनों और बड़े बड़े आलोचकों के हाथ से इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो हमने इसकी भूमिका देखी। देखिए, पढ़ने का क्रम तो वास्तव में यही है कि सबसे पहले हम परिचय पढ़ें। अब परिचय को हम समीक्षा के साथ में पढ़ेंगे, इसलिए हम परिचय अभी नहीं पढ़ेंगे। विद्वानों के मत, समीक्षा, परिचय, इसका जो व्याख्या विश्लेषण आप जो भी समझे सब एक ही साथ करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। परिचय के बाद में पढ़ी जाती है भूमिका। भूमिका में से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए भूमिका ज़रूरी होती है। सभी ग्रंथों की भूमिका ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो ग्रंथ होते हैं ना बड़े, जैसे कोई आपका आलोचनात्मक ग्रंथ है, कोई आपका उपन्यास है, कोई आपका नाटक है, अब जैसे काव्य ग्रंथों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। फिर उसके बाद में उसका जो है पात्र परिचय आपका महत्वपूर्ण होता है। अब कथन उपकथन और संवाद वगैरह तो हम जानते ही रहते हैं, इसीलिए तो ये पढ़ते हैं। फिर ये एक कथा वस्तु जो होती है आपकी, जिसको कथानक कहते हैं, वो भी आपका ये परिचय के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन इसको अलग से जाने आप तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। इसमें आप पात्र परिचय में देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर पात्र परिचय के अंतर्गत अंबिका का परिचय जानिए। अंबिका जो है एक वृद्ध महिला है, मल्लिका की माँ है।
है ना। मल्लिका उसकी पुत्री है। कालिदास, कवि कालिदास जो हमारे प्रसिद्ध कवि है वो है। दंतुल एक राजपुरुष है। मातुल, कवि मातुल है। कवि मातुल शायद पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है कहीं, लेकिन कवि मातुल जो है यहाँ पर कालिदास के संबंधी रहते हैं। हो सकता है मातुल मामा को बोला जाता है संस्कृत में, तो वो मामा हो। निपेक्ष एक ग्राम पुरुष है। विलोम भी ग्राम पुरुष है, लेकिन विलोम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कालिदास और मल्लिका का दोस्त है और उनके गांव का ही है ना। तो अंबिका को भी जानता है, वो वहाँ आता जाता रहता है, और असल में वो बाद में जो है मल्लिका का पति भी होता है, और वो शुरू से यही चाहता है। विलोम की बात है। और रंगिनी एक जो है नगर से आई हुई एक स्त्री है, और संगिनी दोनों वही है। और अनुनासिक और नासिक ये भी अधिकारी है, राज्य अधिकारी है। प्रियंगुन मंजरी कवि पत्नी है, यानी कि कालिदास की पत्नी है। ठीक है, अब आगे आप चलिए अंतर्वस्तु यानी कि इसका कथा वस्तु देख लेते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन, समीक्षा, संश्लेषण वगैरह सभी कुछ दिया हुआ है। ये सभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोहन राकेश जी के बारे में किसने लिखा है? ये संपादकों ने लिखा है ना, जहाँ से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। कुछ प्रश्न और है यहाँ पर, आप प्रश्नों को भी देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है आपके लिए नाटक। आषाढ़ का एक दिन, ये इस प्रकार से मेघ गरज रहे हैं आपके, देखिए। तो बढ़ते हैं आगे। तीन अंक है इसमें, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। मैं धारा प्रवाह से वाचन करूंगा। अगर आपको इसमें कोई अशुद्धि नज़र आ रही है तो एक बार देखते रहिए, इसमें देख के आप शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। दूसरी बात है, इसका जब व्याख्या विश्लेषण जहाँ करना होगा मैं आपको रोक के तुरंत करवा दूंगा। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। ठीक है, दृश्य आप अपनी आंखों में बनाते रहिए ताकि आपको एक बार पढ़ने में आनंद आए। एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कमरे को कहते हैं। ठीक है, दीवारें लकड़ी की, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई, बीच बीच में गैरू से स्वस्तिक और चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी डोडी में खुलता है और उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए, द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। दोनों द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और वह हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। दृश्य आप एक बार अपनी आंखों में बिठाइए ताकि आपको इस नाटक को पढ़ने में आनंद आए। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर काली और काई जमी है, जिन्हें कुसा से ढककर ऊपर से पत्थर रख दिए गए हैं। कुसा क्या होती है देखिए, कुसा वैसे आपकी एक घास होती है जो कूचा ही कुसा शब्द है। और कूचा अगर आप ढूंढाड़ क्षेत्र के हैं तो आराम से समझ जाएंगे। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2
चौकियां हैं, उनमें से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। छाछ में धान फटक रही है ना, और ग्रामीण भाषा में उसको कहते हैं पीसना कर रही है, धान फटक रही है। ओके। एक बार झरोके की ओर देखकर लंबी सांस लेती है और व्यस्त हो जाती है। लंबी सांस क्यों लेती है? क्योंकि मल्लिका बाहर बरसात में घूम रही, आनंद ले रही है। सामने का द्वार खुलता है, मल्लिका पीछे सामने का द्वार खुलता है। मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। ठीक है, आगे देखिए, मल्लिका क्षण भर ठिठकती है और फिर अंबिका के पास आ जाती है। यहाँ से शुरू होता है आपका पहला दृश्य। जो मल्लिका है ना, इसकी परिभाषा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये अंबिका की बेटी है और ये क्या है, भावुक है एकदम, भावना पर जीती है एकदम, और भावना को, ये प्रेम को जो है भावना मानती है। ठीक है, और इसी प्रेम को वो भावना मानते मानते इतनी भावना में बह जाती है कि जो बाद में लास्ट में जब कालिदास इसे छोड़कर चले जाता है तब भी वो उससे कुछ ही नहीं कहती है ना। मल्लिका क्या कहती है देखिए, आषाढ़ का पहला दिन ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धार धार वर्षा, दूर तक उपत्यकाएं भीज गई और मैं भी तो देखो न माँ। देखिए मल्लिका क्या कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धार सार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। उसे इग्नोर करती है। इग्नोर क्यों करती है? क्योंकि वो जो इसकी हरकतें हैं मल्लिका की, उनसे तंग आ गई बेचारी। आगे देखिए, मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी दक्षिण की ओर से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और सब वस्त्र भीग आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंडी से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? वो कहती है कि सूखे वस्त्र कहाँ हैं, अगर मैं इस तरह रहूँगी तो जुड़ा जाऊंगी। जुड़ा जाने का मतलब होता है ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से देखती है। अंबिका कहती है, सूखे वस्त्र तल्प पर हैं, तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं है, भीगते नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। टेक मतलब द्वार के सट जाती है। चारों ओर धुआंरे मेघ गिर आए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाट की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती, मतलब माँ से आंखें मिल जाती है। फिर क्या कहती है देखो, वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताऊंगी। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। देखिए ऐसा होता है, जब भी आदमी पहली बार कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसे अद्भुत अनुभव ही लगता है। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल लेती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओहो, शीत की चुभन के बाद
उष्णता का यह स्पर्श गुनगुनाने लगती है। क्या कहती देखिए, कुवल दल नील रुद्र स्त्रोत में, गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ, यहीं रहने दूँ। फिर दोबारा गुनगुनाती है, मृदु पवन विधुमर्ते मंद चले भी अप्रहमेव चेस्तो यदे सेन्द्राचपै पथिकानां वधूनां तद्वियोगानां कुलम। बाहर आ जाती है, माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मांसल का मतलब क्या होता है? जीवित, जीवित होता है मांसल का मतलब, है ना, सजीव। ठीक है, आगे देखिए आप। उसे छू भी सकती थी, देख भी सकती थी, पी भी सकती थी। मुझे यह अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। देखिए यहाँ देखिए आप, भावना को कविता का रूप देने वाली जो बात है ये पूछी जा सकती है आपसे, और इसको थोड़ा लॉजिक से समझिए कि मल्लिका के अनुसार कविता कैसे बनती है। ये कोई पूछ ले तो बताओ। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की उपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु इस समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तो हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, नहीं करने दूंगी। मुझे से बात करो। अंबिका, क्या बात है? कुछ भी कहो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो भी कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, पीठ से उसके गले में बाहें डाल देती है, पीछे से, है ना। मुझे बतलाओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध ओटा दिया है। ओटा देने का मतलब तो आप समझते ही है, अगर देसी भाषा में ओटा देने का मतलब ओटा देना ही होता है, और अगर हमारी हिंदी भाषा में देखें तो इसका मतलब है गर्म कर देना, है ना। पहला कोई शब्द है जो यहाँ मिल गया। शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तलब पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अभी भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम रोम तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बिठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम क्यों रो रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, मुझे नहीं बताओ जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से
देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है, मतलब कोई आया और आकर निकल गया। आगे देखिए आप। मल्लिका, कौन है ये लोग माँ? ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में यह आकृतियाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी ये मैंने आकृतियाँ यहीं देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये यहाँ किस लिए आई हैं? न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर में स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका क्या कहती है? अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती क्यों नहीं? मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। अंबिका धान को मुट्ठी में से लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने का? मल्लिका का जीवन अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार? अंबिका, मैं कहती हूँ मुझे अधिकार है। मल्लिका सिर झटककर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम न कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, तुम पर कोई अधिकार नहीं। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसे कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? तुम मुझे समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ, पर आज अपना अधिकार भी नहीं है। जी हाँ मित्रों, तो आगे देखते हैं। अंबिका कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार ही भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये जो मित्रों प्रसंग है, इस प्रसंग में पूरा का पूरा इस नाटक का सार छिपा हुआ है। इस नाटक का और मल्लिका के चरित्र का, जीवन परिचय का, कालिदास मल्लिका के प्रेम का, सब कुछ इसी में सारांश छिपा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट है, पूछा भी जा सकता है कथन इसमें से तोड़ तोड़ के, या इसको पूरे को देखिए आगे। अंबिका क्या कहती? और मुझे मेरी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्मप्रवंचना है। भावनाओं में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना से भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होंगी? भावना में भावना का वर्णन
मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती है माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती है रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। उन्हें किसे? कालिदास को। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना ही नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। ये शब्द जो है कोई कोई जगह पर मिलता है, कई कई नाटकों में तो ये मिलता भी नहीं है। कालिदास से घृणा करती थी, लेकिन वास्तव में घृणा नहीं करती थी, वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, है ना। वास्तव में उससे नफरत नहीं करती थी, वो उसे जानती थी, उसके करीबियों में से एक थी। लेकिन होता ये है कि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी बेटी इस प्रकार से प्रेम के जंजाल में फंस जाए। और ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्यार में पड़कर लोग बाग पहले बहुत कुछ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब दिक्कतें आती है तो पीछे हट जाते हैं और समस्याओं में फंस जाते हैं। तो वो चाहती नहीं है अंबिका, है ना। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश, विवशताएं की रेखाएं एक साथ खिंच जाती है। मल्लिका कहती है, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। देखिए, वैसे तो ये एकांकी है, ठीक है, और एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला, लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा भी इसकी थोड़ी अलग है। ये इसमें 3 अंक है। दूसरी बात है, इसमें दृश्य बदलता नहीं है, ज़्यादातर एक अंक में पूरे में एक ही दृश्य रहता है। लेकिन ऐसा है, कहानी की जो आगे बढ़ने का क्रम है, वो कहानी का आगे बढ़ने का क्रम यहाँ पर हमारा आगे बढ़ता है। कालिदास के आने के साथ में इसका थोड़ा सा क्रम, कहानी आगे बढ़ जाएगी। और इसी से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा एक भाग यहाँ या एक दृश्य यहाँ पर ख़त्म हो गया है। भाई, इन दोनों में माँ बेटी में बात चल रही थी, तभी कालिदास आ जाता है। कालिदास एक हरणी शावक को लेकर आता है और उसके पीछे पीछे एक राजपुरुष भी आता है। उनमें क्या बातें होती है, ये अलग दृश्य हमारे सामने, अलग कहानी कह सकते हैं। एक तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम आधा आधा कट करके पढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, कालिदास के आने से पहले क्या होता है। तुरंत पहले मल्लिका कहती, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी। अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिणी शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिणी शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगली वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे, कालिदास से ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है? परीक्षा से पहले पूरी रचनाएं कराने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।